हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंट्रो मैथ्स। दिस इज धीरज तिवारी। आज हम लोग पीएमसी का लेक्चर नंबर 11 कवर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने लीनियर परमुटेशन देखा है क्या होता है, तो आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज सर्कुलर परमुटेशन। ठीक, तो सर्कुलर परमुटेशन लीनियर परमुटेशन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको हम लोग समझते हैं कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो लीनियर परमुटेशन जैसा आप देखते हैं कि आपको सारे ऑब्जेक्ट्स एक लाइन में अरेंज करने होते हैं, ठीक है। तो वहां पर जो भी अरेंजमेंट होती है वो लीनियर होती है, दैट इज कॉल्ड लीनियर परमुटेशन। यहाँ पर हम जो भी ऑब्जेक्ट रखेंगे, जो भी अरेंजमेंट्स होंगी वो एक सर्कल में होंगी, इसलिए हम इसको सर्कुलर परमुटेशन बोल रहे हैं। मान लीजिए अगर आपके पास में 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, मैं लीनियर परमुटेशन भी लेके चल रहा हूं साथ में, ताकि मैं कंपेयर करा सकूं कि लीनियर परमुटेशन और सर्कुलर परमुटेशन में क्या डिफरेंस है। तो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास में मान लीजिए, और इन 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंजमेंट कराना है। तो कितने तरीके से कराया जा सकता है, अगर चारों को कराना है तो यहाँ पर मैं 4 प्लेस बना लेता हूं, ये बना लिया, और इनको कुछ सपोज मैंने नाम दे दिया ABCD, ठीक। एट द सेम टाइम मैं यहां पर सर्कुलर परमुटेशन भी बनाता हुआ चलता हूं कि क्या क्या अरेंजमेंट्स पॉसिबल है। तो एक सर्कल मैंने यहां पर बना लिया, ठीक है, एंड दिस इज A, B, C एंड D। फॉर द फर्स्ट टाइम ये तो सेम ही है अभी, ABCD, ABCD। अब अरेंजमेंट स्टार्ट करते हैं। मैं क्या करता हूं, इसको पुश करता हूं, एक एक पोजीशन की मैं आगे की ओर शिफ्ट करता हूं। होगा क्या उससे, A यहां पहुंच जाएगा, B यहां आ जाएगा, C और D यहां हो जाएगा। ये जो अरेंजमेंट है, ये वाला सेकेंड वाला, ये पहले वाले से डिफरेंट है लीनियर परमुटेशन के केस, ठीक है। मैं इसको भी इंटरचेंज करता हूं थोड़ा, और इसकी भी पोजीशन को मैं चेंज करता हूं। तो मैंने A को यहां पहुंचा दिया और B यहां आ गया आपका, एंड दिस इज C एंड दिस इज D, राइट। अभी बात करते हैं कि वो जो अरेंजमेंट बन रहे हैं वो सेम है या डिफरेंट है, उसको हम लोग चेक करते हैं। पहले बना करके रख लेते हैं सारा, फिर मैं एक प्लेस और पुश करता हूं, तो क्या मिलेगा मुझे, A, B एंड दिस इज C एंड दिस इज D। उसको भी चेंज करता हूं, सारा बना करके दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली में क्या डिफरेंस है। B एंड C एंड दिस इज D, गॉट इट। एक और कर लेते हैं, एक बार और पुश करता हूं, एंड दैट इज A अगेन B C D, फिर से, so that would be A and this is B and C and D, करेक्ट। अब जैसे ही मैं और पुश करता हूं एक तो A फिर से फर्स्ट प्लेस पर आ जाएगा, A B C D। अब आप देख पा रहे होंगे ये तो पहले जैसे ही आ गया, तो ये क्रॉस कर देते हैं ना, ये सेम हो गया, तो इसको तो अरेंज करेंगे नहीं। यहां पर अगर आप देखें तो ABCD जो मैंने एक अरेंजमेंट लिया था, उसको मैं 1 बाय 1 पुश कर रहा था उसी ऑर्डर में, तो 4 डिफरेंट आपको लीनियर परमुटेशन दिख गए, ठीक है। एक पैटर्न के लिए मैंने एक पैटर्न पकड़ा ABCD, और उस पैटर्न पर मैंने जो पुश किया एलिमेंट्स को, तो मुझे 4 डिफरेंट अरेंजमेंट दिखे यहां पर, ठीक है। 4 डिफरेंट हैं ये। और ऑब्जेक्ट पर भी ध्यान रखिएगा, यहां पर क्या है, 4 ऑब्जेक्ट्स। एट द सेम टाइम मैं यहां पर भी अरेंजमेंट करता जा रहा था, दैट जो कि सर्कल में थे। सर्कल में होता क्या है कि आप जो भी मान लीजिए 4 पर्सन आपके टेबल में बैठे हुए हैं, एक राउंड टेबल है, और वो थोड़ा सा घूम गए, जो जहां बैठा है उसी के रिस्पेक्ट में, जो जहां बैठा है वो वहीं बैठा है, बट पोजीशन उसने थोड़ी बदल ली। आप बता नहीं सकते कि लोग घूमे भी होंगे, कि वो क्या है, आप सर्कल में बैठे हुए हैं, तो आप जब राउंड राउंड घूमेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कौन पहली पोजीशन पर है, कौन दूसरी पोजीशन पर है, कौन तीसरी पोजीशन पर है, आपको नहीं मालूम चलेगा। यहां पर भी वही हो रहा है। अगर आप देखें यहां पर, मैं सपोज ये A, तो A के लेफ्ट में कौन है, B, A के राइट में कौन है, D, A के फ्रंट में कौन है, C। इसने जैसे ही अपनी पोजीशन को चेंज किया, शिफ्ट किया, एक प्लेस को आगे किया इसने, तो A पहुंच गया यहां पर, D पहुंच गया यहां पर, और C पहुंच गया यहां पर। अभी भी अगर आप देखें तो ये, अगर मैं A जैसे यहां पर है, तो मैं A हूं, तो A के लेफ्ट में कौन है, B, राइट में कौन है,
डी, फ्रंट में कौन है सी, समझ पा रहे हैं। सिमिलरली यहां पर भी अगर आप ए की पोजीशन पर खड़े हो जाएं और देखें तो लेफ्ट में कौन है बी, राइट में कौन है डी, फ्रंट में कौन है सी। ए के लेफ्ट में बी, राइट में डी, फ्रंट में सी। तो कुछ चेंज हुआ क्या सर्कल में? कुछ भी चेंज नहीं नजर आ रहा। ये चारों के चारों जो अरेंजमेंट आपने बनाए कैसे हैं? सेम है, ठीक है। यही है थोड़ा सा डिफरेंस लीनियर परमुटेशन में और सर्कुलर परमुटेशन में। कि लीनियर परमुटेशन में क्या होता है कि सिंपल सा अगर आपके पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो n फैक्टोरियल फॉर्मूला आ जाता है। बट क्या यहां पर n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सबको अरेंज करना है एक टेबल पर, सर्कल पर, राउंडेड टेबल पर, तो क्या 4 फैक्टोरियल होगा? नहीं। अब यहां पर आप समझ सकते होंगे एक पैटर्न के लिए जो 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट डिफरेंट परमुटेशन बन रहे थे लीनियर परमुटेशन, वो सर्कल परमुटेशन में सेम है, ऑल आर सेम, ऑल आर सेम। मतलब जितने ऑब्जेक्ट उतने ही टाइम्स अरेंजमेंट लीनियर परमुटेशन में एक्स्ट्रा बनते हैं इन कंपेयर टू सर्कुलर परमुटेशन। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं तो n टाइम्स एक्स्ट्रा लीनियर अरेंजमेंट्स बनेंगे आपके इसमें इन कंपेयर टू सर्कुलर परमुटेशन। हम देख भी सकते हैं 4 ऑब्जेक्ट थे, इसमें 4 टाइम एक्स्ट्रा बन रहे हैं, उसमें उस 4 के बदले में एक ही बन रहा है। तो अगर आपके पास में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, for n different objects, for n different objects, arrangements लीनियर परमुटेशन लिख देते हैं। लीनियर परमुटेशन विल बी, अगर मैं n ऑब्जेक्ट्स को एक साथ अरेंज करना चाहूं तो कितने बनेंगे? n फैक्टोरियल बनता है, करेक्ट। पर सर्कुलर परमुटेशन में क्या है? सर्कुलर परमुटेशन में ऐसा नहीं है। इन सर्कुलर परमुटेशन या सर्कुलर अरेंजमेंट कह लीजिए, n फैक्टोरियल, बट n टाइम एक्स्ट्रा बनता है किसमें? इसमें। तो उस n फैक्टोरियल में से n से डिवाइड कर देंगे तो हमें सर्कुलर परमुटेशन मिल जाएंगे, हाँ या ना? क्लियर? तो यहां से फॉर्मूला क्या आ जाता है? n माइनस 1 फैक्टोरियल। बट इसमें इस फॉर्मूले की कुछ कंडीशन है, अभी हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज की बात करेंगे तब वहां पर समझेंगे। तो अभी मोटा मोटा ये समझ में आ रहा है कि जितने लीनियर परमुटेशन बनते हैं तो जितने ऑब्जेक्ट हैं उसके उतने ही टाइम से अगर उसको डिवाइड कर दें तो हमें सर्कुलर परमुटेशन मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट थे, तो 4 माइनस 1 फैक्टोरियल यानी कि 3 फैक्टोरियल, एंड दैट इज 6। तो यहाँ पर 6 डिफरेंट अरेंजमेंट बनने चाहिए, बने तो सिर्फ एक ही है अभी। अब यहाँ पर 4 मत बोल दीजिए कि सर ये तो 4 है, नहीं, ये 4 अलग अलग नहीं है, सेम है, इसलिए एक ही माना गया इसको। ऐसे 6 और बनेंगे, 5 और बनेंगे, तो 5 + 1 6 हो जाएगा। तो वो मैं बना करके दिखा देता हूं यहाँ पर कौन कौन से बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक डिफरेंट अरेंजमेंट मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ए, ये अभी मान लो हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूँ। तो बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज डी, करेक्ट, ए बी सी डी। अब इसमें जब आप इन सबको 1 बाई 1 रोटेट कराओगे, एक बार फिर से करा के दिखा देता हूं क्या मतलब मेरा। ए को फिर मैं यहां लाया, डी को मैं यहां लाया, सी को यहां लाया, बी को यहां लाया, ऐसे ही फिर ए यहां आ गया, डी सी एंड दिस इज, फिर रोटेट कराया तो ए यहां आ गया, डी एंड दिस इज सी एंड दिस इज बी। फिर अगर मैं रोटेट कराऊंगा तो फिर यही पहुंच जाऊंगा। तो एक तो मेरे को ये मिल गया एंड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज विद रिस्पेक्ट टू दिस। थर्ड वाला थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूं, इसमें मैं क्या करता हूं, ए सी डी की पोजीशन को चेंज कर देता हूं, डी यहां ले आता हूं, सी यहां ले आता हूं, बी। ये और ये डिफरेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर देख पा रहे हो तो यहां से इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया, इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया। और ये जो अरेंजमेंट बन रहे थे इनमें आप देखेंगे तो इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज नहीं थी, इसलिए चारों कैसे थे? सेम थे। यहाँ पर रिस्पेक्टिव पोजीशन को मैंने चेंज कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देंगे तो ए के लेफ्ट में तो बी है, बट ए के राइट में सी है। यहाँ पर ए के राइट में कौन था? डी था। रिस्पेक्टिव पोजीशन चेंज, तो डिफरेंट अरेंजमेंट बनेंगे यहाँ पर। ऐसे ही अगर आप इसको 1 बाई 1 रोटेट करेंगे तो यहाँ पर जो चारों बनेंगे कैसे होंगे? सब सेम होंगे। ऐसे ही 4 इसका क्लॉकवाइज तो इसका एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर रख देते हैं, तो दैट वुड बी ए
B and this will be D and this is C. करेक्ट. ABDC था तो ABDC यहां से भी आएगा आपका. इसके भी जो तीन एक्स्ट्रा बनेंगे वो कैसे होंगे? सारे सेम होंगे. दो और बचे. तो फिफ्थ A, यहां पर आपका क्या था? C था. तो यहां पर मैं B ले आता हूं और यहां पर मैं C रख देता हूं. दिस इज D. फिर से देख लीजिए इसके रिस्पेक्ट में अगर आप देखें तो A के राइट में तो इस बार D है बट A के लेफ्ट में C है. डिफरेंट अरेंजमेंट. इसके भी तीन एक्स्ट्रा बनेंगे. सारे सेम होंगे. 6 ये क्लॉकवाइज है तो इसको एंटी क्लॉकवाइज रख दीजिए इस बार. तो ये A हो गया. दिस इज C. ये B और ये आपका D. इसके भी जो तीन एक्स्ट्रा बनेंगे वो कैसे होंगे? सेम होंगे. तो यहां पर देखिए मैंने 6 के 6 बना दिए डिफरेंट. बात समझ में आई होगी. अब यहां पर एक कहानी चल रही है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज की. बट ध्यान से समझिएगा. यहां पर मैंने एक क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखा और एक एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट देखा है. जो क्लॉकवाइज अरेंजमेंट है और उसके रिस्पेक्ट में नेक्स्ट मैंने एंटी क्लॉकवाइज बनाकर रखा है ताकि आसानी हो जाए लिंकअप करने से. इन दोनों को अगर आप लिंक करें और मैं ये कह दूं कि ये दोनों डिफरेंट हैं और क्या क्या दूं, मैंने डिफरेंट लेकर ही चला हूं. मैं यहां पर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो पोजीशन है, जो 4 पर्सन मैंने बैठा रखे हैं यहां पर, तो ये डिफरेंट है तभी मैं 6 डिफरेंट बना पा रहा हूं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला n-1 यानी 4 - 1 3 फैक्टोरियल. अगर इनकेस ये डिफरेंट नहीं होते, मतलब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट को अगर आप डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे हैं, उनको डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, उनमें आप फर्क नहीं बता पा रहे हैं कि यार ये क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज है, समझ में नहीं आ रहा, दोनों सेम लग रहे हैं. अगर ऐसा केस आता है, नॉट डिस्टिंग्विशेबल का है, ठीक है, उस केस में क्या होता है? ये तो आपका वन अरेंजमेंट, ये आपका वन अरेंजमेंट, ये आपका वन अरेंजमेंट. तो कितने हो गए? 1 1 2 3. टोटल कितने बन रहे थे? वैसे 6 बन रहे थे. अभी कितने बचे? 3, यानी हाफ हो गए जस्ट. तो यही होगा कि अगर आपका क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्टिंग्विशेबल नहीं है, ठीक है, नॉट डिस्टिंग्विशेबल, अगर डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हैं, दोनों सेम लग रहे हैं, तो जो n-1 फैक्टोरियल उसको आप 2 से क्या कर देंगे? सिंपली डिवाइड कर देंगे. बस इतना ही करना है. तो मैं इसको स्टेटमेंट में लिख देता हूं. हालांकि ये समझ में आया होगा आपको और ये भी समझ में आया होगा कि लीनियर परमुटेशन से सर्कुलर परमुटेशन किस तरह से अलग है. ठीक है, तो मैं इसको पॉइंट में नोट करा देता हूं कि क्या है होगा. अगर मान लीजिए आपके पास में n टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर arrangements of and different objects, पहला केस क्या है? n-1 फैक्टोरियल होगा कब? अगर इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज arrangement are distinguishable. क्लियर है? अगर आप डिफरेंस बता पा रहे हैं, ठीक है, जब भी पर्सन्स बैठाए जाएंगे ना, हमेशा ये केस बनेगा ही बने, क्योंकि आप पर्सन्स को आप एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज रोटेशन में पहचान लोगे कि भाई आपने इसको उल्टा बैठा दिया, सीधा बैठा दिया. ठीक है. सेकेंड केस क्या बनता है? n-1 फैक्टोरियल बाई 2. कब? जब इफ क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट्स आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. अच्छा, ये जो पॉइंट लिखा है मैंने सेकेंड बार, ये बहुत काम का साबित होता है जब हम लोग बीट्स या फिर फ्लावर वाली प्रॉब्लम करते हैं. ठीक है, मान लीजिए नेकलेस है तो उसमें बीट्स लगेंगी, कोई गार्डन बना रहे हैं तो उसमें आपको फ्लावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा. इन केसेस में होता क्या है, बीट्स और फ्लावर के केसेस में, कि मान लीजिए आपके पास में आपको एक नेकलेस तैयार करना है, उस नेकलेस में आपके पास में मान लो 4 बीट्स लगी हुई हैं.
सपोज ए एंड दिस इज बी एंड सी एंड दिस इज डी। ध्यान से देखिएगा, मैंने यहां पर मान लो ये क्लॉकवाइज अरेंज किया, इसका मैं एंटी क्लॉकवाइज बनाता हूं, सो ये बन जाएगा ए एंड दिस इज बी एंड दिस इज सी एंड डी। ठीक है, ये बना, ये मैंने 4 बीट्स यहां पर लगा रखी। अब ये बताओ आप मुझे कि मैंने एक ये क्लॉकवाइज रखा, मैंने इसको बोल दिया ये क्लॉकवाइज मोशन में अरेंजमेंट में है और ये एंटी क्लॉकवाइज है। आप क्या करोगे, उस नेकलेस को अगर आपने पलट दिया, फ्लिप कर दिया, क्या कर दिया, फ्लिप कर दिया, जैसे आप फ्लिप कर दोगे तो ये जो आपने एंटी क्लॉकवाइज बना रखा है, जैसे आप इसको फ्लिप करोगे तो फिर से आपको क्लॉकवाइज में नजर आने लगेंगे। मतलब जैसे आपने फ्लिप कर दिया तो वो जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज की जो अरेंजमेंट थी वो आपको सेम नजर आएगी, हाँ या ना, सेम नजर आएगी। और अगर वो सेम नजर आई तो कुल मिला के इतना कहने का मतलब कि जो 2 अरेंजमेंट बन रहे हैं उसका मतलब एक ही अरेंजमेंट हुआ। तो इस तरह से तो सारे हाफ हो जाएंगे, इसलिए 2 से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है? मतलब कहने का ये कि वो सर्कुलर अरेंजमेंट जिनको आप क्या कर पा रहे हैं, फ्लिप कर पा रहे हैं, तो उनमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज आप क्या डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे, वो आपको कैसा लगेगा, सेम लगेगा। अब वो टेबल में पर्सन बैठे हैं उनको आप फ्लिप नहीं कर सकते, इसलिए वो n-1 फैक्टोरियल के तरीके ट्रीट किए जाते हैं। बट यहां पर जो अरेंजमेंट होगी वो n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 से ट्रीट की जाएंगी। समझ में आया होगा ये? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके पास में 11 पर्सन्स हैं, ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन ही ले लीजिए, 11 पर्सन्स है और इनको आपको एक टेबल में अरेंज करना है, तो कितने तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं? तो सर्कुलर अरेंजमेंट जो होगा इनका, सर्कुलर अरेंजमेंट, लीनियर तो मालूम है 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, सर्कुलर अरेंजमेंट्स विल बी n-1 फैक्टोरियल एंड दैट इज 11-1 एंड दैट वुड बी 10 फैक्टोरियल। क्लियर है? बट अब अगर मैं यहीं पर इसको बीट्स बोल देता, 11 बीट्स हैं और एक नेकलेस में इनको क्या करना है, पिरोना है या लगाना है, ये कह लें नेकलेस में, तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, 11-1 फैक्टोरियल, बट आप बीट्स की बात कर रहे हो, नेकलेस बनाओगे, नेकलेस आप फ्लिप कर सकते हो, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा एंड दैट वुड बी 2, सो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ सर्कुलर परमुटेशन आपका लीनियर परमुटेशन भी बन सकता है, किस केस में उसको देख लेते हैं। अगर आपने कुछ पर्टिकुलर इसमें चेंजेस कर दिए, कुछ आपने पोजीशन को क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, तो ये जो आपका सर्कुलर परमुटेशन ये लीनियर परमुटेशन की तरह ही काम करने लगता है। तो जैसे मैं नोट लिख दूं यहां पर, इफ एनी ऑब्जेक्ट्स in a circular permutation, in a circular arrangement, in a circular arrangement, circular arrangements, if any object in circular arrangement is fixed, then other places will be specific। क्या मतलब इसका, जैसे मान लो मैंने यहां किसी को बैठाया है, यहां पर मैं कुछ लोगों को बैठा रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ और यहां पर जी साहब बैठे हुए हैं। ठीक है, मैंने बोल दिया कि जी यहीं बैठेगा हमेशा। जी कहां बैठेगा, जी की लोग पोजीशन फिक्स हो गई, यहां पर बैठेगा, जी यहां पर बैठेगा, तो जो बाकी की पोजीशन बची ना वो भी क्या हो गई, स्पेसिफिक हो गई। अब आप बता सकते हो, फिर आप बता दोगे, फिर यहां से अगर जी हमेशा यहीं बैठता, जी की जगह फिक्स है, तो फिर आप क्या कर पाओगे कि भाई जी का लेफ्ट ये, जी का राइट ये, फिर ये सारे कैसे हो जाएंगे, आपके स्पेसिफिक हो जाएंगे। मतलब ये अब लीनियर परमुटेशन की तरह काम करने लगेंगे। अब ये जो बाकी के बचे हैं ना, 7 फैक्टोरियल तरीके से क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं आपके। जैसे एक नोट और लगा सकते हैं आप, अभी और समझ में आ जाएगा क्या कहने का मतलब यहां पर।
कि अगर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट आपने क्या कर दिए, फिक्स कर दिए हैं, देन अदर प्लेसेस विल बी स्पेसिफिक, या ये कहते हैं कि ये लीनियर परमुटेशन की जो सर्कुलर परमुटेशन वो लीनियर परमुटेशन की तरह काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं अपन, उसको अगर वर्ड्स में लिखें तो कैसे लिखना पड़ेगा हमको, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर अरेंजमेंट्स इज फिक्स्ड देन द अदर प्लेसेस विल बी स्पेसिफिक। ओके, सपोज मैं यहां पर ये कह रहा हूं कि अगर आप इफ यू provide numbers to the chair, then circular arrangements will become linear permutation, क्या कहने का मतलब यहीं पर समझ लेते हैं कि मान लो एक टेबल है और राउंडेड टेबल है, इसमें आपने कुछ चेयर्स लगा रखे हैं, उनको नंबरिंग कर दिए 3 4 5 6 7 8। तो नंबरिंग करने का क्या मतलब है, आपने उन पोजीशन को क्या कर दिया, स्पेसिफिक कर दिया। ये दोनों लगभग मिलते जुलते हैं। यहां पर भी मैंने स्पेसिफिक की बात की और जैसे स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दिया कि आपने पोजीशन को क्या कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया। तो जिन पोजीशंस को आपने स्पेसिफाई कर दिया है वो आपका लीनियर परमुटेशन की तरह के हो जाएंगे, काम करने लग जाएंगे। यहां पर मैं एग्जांपल ले सकता हूं। एग्जांपल अगर मैं इस तरह से लूं, मान लीजिए आपके पास में 21 पर्ल्स हैं, ठीक है, इनको अरेंज करना है। पहला केस ये है कि नो रिस्ट्रिक्शन, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसके लिए बहुत आसान है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 21 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, यानी 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ये तो इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड केस, अगर इनमें से कोई 3 पर्ल्स जो है वो स्पेसिफिक एक साथ आए, 3 स्पेसिफिक या 3 स्पेशल पर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, अब यहां पर समझिएगा ये जो दोनों पॉइंट लिखे हुए इनका क्या मीनिंग है। यहां पर 3 स्पेशल पर्ल्स ऑलवेज टुगेदर, तो ये ग्रुपिंग वाला प्रॉब्लम आ गया आपका ना। 3 पल्स हमेशा एक साथ रहनी चाहिए। तो ये जो एक साथ वाली प्रॉब्लम होती है इनको आप क्या कर लेते हैं, यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर 21 थी तो 21 में से 3 तो आपकी यहाँ आ गई, मान लो 3 बीट्स आपकी यहाँ चली गई, बची 18 प्लस 18। तो इस पूरी जो 3 पल्स हैं इनको हम 1 यूनिट मान लेते हैं और ये 18, तो टोटल कितनी हो गई 19 यूनिट। अभी समझिएगा, जो स्पेसिफिक है उस पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर भी मैंने क्या बोला था, इफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर अरेंजमेंट इज फिक्स्ड देन द अदर प्लेसेस विल बी स्पेसिफिक। और सेकेंड नोट क्या था, इफ यू प्रोवाइड नंबर्स टू द चेयर्स देन सर्कुलर अरेंजमेंट्स विल बिकम लीनियर परमुटेशन। ये तो बहुत समझ में क्लियरली आ रहा है कि अगर आपने पर्टिकुलर नंबर दे रखे हैं, स्पेसिफाई कर दिया है, स्पेसिफाई करने पर क्या हो जाएंगे, वो लीनियर परमुटेशन की तरह काम करने लगेंगे। यहां पर भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा। कैसा, यहां पर आपके पास में 19 यूनिट हैं जिनको आपको सर्कल में अरेंज करना है, और यहां पर क्या है, पल्स हैं, इनको ध्यान रखना है, पल्स हैं ये। तो 19 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो ये 19 पल्स क्या हो जाएंगी आपकी, अरेंज हो जाएंगी 2, बट ये आंसर नहीं, मल्टीप्लाइड बाई। अब ये जो 3 पल्स हैं आपकी ये स्पेसिफिक हैं भाई, ये हमेशा कैसे आनी चाहिए, साथ में आनी चाहिए। अगर अब ये साथ में आएंगी, मैंने क्या कर दिया, इनकी पोजीशन को यानी स्पेसिफाई कर दिया कि हमेशा कैसे रहने वाली हैं, हमेशा साथ में रहने वाली हैं। तो ये जो 3 हैं ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अपनी पोजीशन को क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकते हैं। 3 ही ऑब्जेक्ट है, 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज कर रही हैं, तो हो गया ना लीनियर परमुटेशन। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अपने आप को क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। यही यहाँ पर इन दोनों में बात की गई थी कि अगर आप इनमें से किसी की पोजीशन को या किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आप स्पेसिफाई कर देते हैं तो वो एज अ लीनियर परमुटेशन काम करने लग जाता है। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्ट थे आपके, उन 3 ऑब्जेक्ट्स को आप एक साथ रखना चाह रहे हैं, बाकी को तो आपने फिक्स कर दिया। अब वो 3 आपके
एक ही जगह आएंगे, बाकियों को तो आपने बता रखा 19 पोजीशन आपकी क्या हो गई, फिक्स हो गई। तो 19 माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2, और यहां पर आप क्या करने वाले हो, इन तीन ये जो एक साथ आएंगे ये 3 फैक्टोरियल तरीके से अपनी पोजीशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो 3 फैक्टोरियल से मैंने क्या करा था, यहाँ पर डिवाइड करा दिया। तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई सॉरी मल्टीप्लाइड बाई ये 6 आएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। तो हमने बेसिक देखा है कि सर्कुलर परमुटेशन का बेसिक क्या है, इस पर अभी कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और कुछ फॉर्मूले भी हम लोग देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।